बहुत समय पहले सुंदरनगर नाम का एक छोटे से गांव में किशनलाल नाम का व्यक्ति, जो एक मेहनती किसान है, वो काफी चतुर और चालाक भी था। दूसरी ओर उसी गांव के मुखिया लल्लन सिंह जी उन गरीब किसानों को देख के जला करते थे। उन सब की वजह से मुखिया जी का घर चलता था। मुखिया जी किसी को भी देखना भी नहीं चाहते थे अपने आगे। उधर गांव वाले किशनलाल को बड़े इज्जत से बात किया करते थे। किशनलाल भी सब गांव वालों को मदद किया करता था। एक दिन लल्लन सिंह अपने नौकर के साथ में गांव की ओर जाने लगे। लगान वसूलने को सुंदरनगर की ओर चले जा रहे थे। भोला चाचा घर के बाहर खड़े होकर चाची से बातचीत कर रहे थे। तभी उनके पास गांव का मुखिया लल्लन सिंह आ गया लगान मांगने को। अरे भोला, मेरा लगान किधर है जो तूने अभी तक हमें नहीं दिया? मुखिया जी, अभी तो हमारे पास नहीं है आपको देने के लिए। कुछ दिन पहले ही हमने अपनी बेटी का विवाह किया हो, इसलिए मैं आपको लगान नहीं दे पाऊंगा इस बार। अरे भोला, जब तेरे पास लगान देने के लिए पैसे नहीं थे, तब तूने अपनी बेटी की शादी क्यों की? अब तू मार खा। कल्लुआ जा भोला को मार मार के अधमरा कर दे। आगे से अब ऐसी गलती न करे। कल्लुआ जाने लगा भोला को मारने के लिए। पहुंचकर भोला को मारने लगा। सेठ जी, हमें छोड़ दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमें छोड़ दो सेठ जी, छोड़ दो। कल्लुआ मारे ही जा रहा था, तभी वहां पे किशनलाल कहीं से आ रहा था। कुछ ही समय में किशनलाल आ गया। मुखिया लल्लन सिंह को बोलने लगा। मुखिया जी, आप चाचा जी को क्यों मार रहे हैं? क्या कर दिए है जो आप इन्हें मारने को बोले हैं? अभी तक इसने हमारे लगान के पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए ये मार खा रहा है। वैसे तुम हो कौन जो तुम इतने चिंता हो रहे हो इनके लिए? मुखिया जी, मैं वो हूं जिसने आपको सारे गांव वालों से ज्यादा लगान दिए है और देता आ रहा हूं। इनके भी हम दे देते हैं ना पैसे, आप इनको छोड़ दो। वैसे तुम क्यों दोगे इनके पैसे? बहुत ज्यादा हो गया है क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं मुखिया जी, मैं चाचा जी को मार खाते नहीं देख सकता हूं, इसलिए मैं मदद कर रहा हूं। तुम मुझे क्या भिखारी समझते हो क्या, जो मैं तुझसे पैसे लूं? मैं चाहूं तो इनके सारे पैसे माफ कर सकता हूं। नहीं मुखिया जी, मैं तो बस चाचा जी की मदद कर रहा था। नहीं, तुम तो रहने दो, इनके सारे लगान माफ कर देता हूं। शुक्रिया मुखिया जी, आपने हमारे लगान माफ कर दिए। किशनलाल वहां से चला गया गांव की ओर। गांव की ओर जा ही रहा था, तभी मुखिया और उसके साथी एक जगह पे खड़े होकर किशनलाल का इंतजार कर रहे थे। उसके आने का उनके सामने आ गया। तुझे पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है क्या, जो हर किसी की मदद के लिए आगे आ जाता है? आइंदा ऐसा किया तो सोच लेना। अभी चला जा यहां से। किशनलाल सब कुछ समझ गया, बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इसी में अपनी भलाई समझा। तभी कल्लुआ ने अपने मालिक को बोला। मालिक, आपने इसे ऐसे जाने क्यों दिए? इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हर वक्त सबकी मदद करता रहता है। इसके पास तो बहुत धन और खेती है, इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, मैं इसे दानवीर से भिखारी बनाकर छोड़ूंगा। अगली सुबह होते ही लल्लन सिंह अपने साथियों के साथ में मिलकर किशनलाल को मारने की योजना बना रहा था। किशनलाल को भी मालूम है लल्लन सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं इस लल्लन सिंह से कैसे बचूं? सुबह से शाम हो गई, दोनों एक दूसरे के लिए योजना बनाने में लगे हुए थे। सुबह होते ही किशनलाल जंगल में जाकर एक पेड़ पे चढ़कर बैठ गया और कुछ जानवर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रखा था। उनमें कुछ फल भी थे। एक जगह पे बैठकर इंतजार कर रहा था। तभी वहां पे 3 हिरण आए साथ में। वो सब जाल में जाकर फंस गए। तुरंत ही नीचे उतरकर सबको पकड़ लिया, बैलगाड़ी में रख दिया, अपने दोस्त के साथ में घर की ओर जाने लगा। कुछ ही देर में घर पहुंचे, सबको घर के पीछे एक पिंजरे में कैद कर दिया कि भाग न पाए। दोपहर होते ही उधर लल्लन सिंह अपने साथी के साथ में किशनलाल के घर के लिए रवाना हो गए। उधर किशनलाल अपने माँ के साथ में बैठकर बातचीत कर रहा था। उनके साथ में एक हिरण भी था। तभी लल्लन सिंह और उनके साथी किशनलाल के घर के बाहर आकर खड़े हो गए।
किशनलाल कहाँ हो? जरा बाहर तो आना, तुमसे कुछ काम है। किशनलाल अपनी माँ को सब कुछ अच्छे से समझा देता है। बाहर जाकर क्या बोलना है मुखिया जी को। फिर वो वहां से पीछे के दरवाजा से बाहर निकलकर गांव की ओर चला जाता है। तभी किशन की माँ घर में से निकलकर बाहर को आई। मुखिया जी, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ आज? हम तो किशन से मिलने को आए थे। कहाँ है जो अभी तक नहीं आया बाहर? मुखिया जी, वो तो खेत में गया हुआ है, काम करने के लिए। हम तो वहीं से होकर आए हैं। हमें तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। लगता है आपने अच्छे से नहीं देखा है। वो एक कोने में होगा वहीं पे। ठीक है, हम वहीं पे वापस से जाते हैं और अच्छे से ढूंढेंगे किशन को। सब लोग वहां से चल पड़े किशन को ढूंढने के लिए। कुछ ही समय में सब लोग खेत के पास पहुंच गए। तभी लल्लन को दूर से किशन दिखाई दिया। एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। एक जगह पे बैठकर आराम कर रहा था और उसके साथ में एक हिरण भी था जो पिंजरे में कैद था। किशन के पास पहुंच गए। अरे किशन, तू यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा हूँ। और एक तू है कि पेड़ के कोने में बैठा हुआ है, वो भी अकेले। मुखिया जी, आप हमारे घर चले गए होते तो कितना अच्छा होता। हमने माँ को बोले थे हम खेत में जा रहे हैं, और हम अकेले कहाँ, हमारे साथ में तो हमारा साथी हिरण भी तो है। अब से तू हमको लगान के तौर पे अब हमको और लगान देगा। तेरे पास तो जमीन भी ज्यादा है और पैदावार भी अच्छा होता है ना हर साल। मुखिया जी, हम आपको क्यों ज्यादा दे? वैसे भी हम आपको सबसे पहले दे देते हैं। हाँ, मुझे मालूम है। तेरे खेत में तो 500 मन गेहूं और 600 मन धान होता है। तू हमको बस 40 और 50 मन ही देते हो। अब से तुमको इसे ज्यादा देना होगा। मुखिया जी, आप तो एक चौथाई हिस्सा ही सबसे लेते हैं ना, फिर आपको और चाहिए हमसे। ठीक है मुखिया जी, अब हम आपको इसे ज्यादा दूंगा। फिलहाल आप सब हमारे साथ में घर चलिए। आप सबको आज हम दावत दे रहे हैं खाने के लिए। नहीं किशन, हम सबका पेट वैसे ही भरा हुआ है। तुम ज्यादा जोर दे रहे हो तो हम सब तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हैं। तभी किशन ने हिरण को पिंजरे में से बाहर निकाला और उसको बोलने लगा। हिरण, तुम जल्दी से जाओ, एक मुर्गी पकड़ के घर ले जाना और माँ को बोल देना कि आज सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के रखे। हम सब थोड़ी देर में घर पहुंचते हैं। अरे किशन, ये हिरण तो भाग जाएगा। तुम इसे बाहर क्यों निकाल दिए हो? भाग जाने दो हिरण को, अच्छा ही तो होगा। जितना जल्दी घर पहुंचेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी हिरण वहां से भाग जाता है जल्दी से सबके सामने से। ये सब देखकर मुखिया जी को कुछ अजीब सा लगा। ये कैसे हो सकता है? ये एक हिरण जाकर बताएगा घर पे। किशन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुमने इसे पहले पिंजरे में कैद किए थे, अब उसे छोड़ भी दिए, कहीं भाग गया तो? ऐसा क्या है इस हिरण में जो इतना खास है और सब कुछ समझ जाती है? मुखिया जी, ये हिरण कोई आम हिरण नहीं है। हमने इसे एक बाबा से वरदान में मांगा था, हम जो बोले ये सब कुछ कर सके, इसीलिए हमने इसे इस तरह रखा है और अभी तक किसी को भी नहीं बोला हूं। ठीक है किशन, तुम्हारी हिरण तो बहुत समझदार है। अब चले घर की ओर। क्यों नहीं मुखिया जी, जब तक हम सब घर पहुंचेंगे तब तक तो माँ ने सब कुछ बना के रख दिया होगा। सब लोग किशन के घर के लिए रवाना हो गए। उधर किशन की माँ सब के लिए खाना बना के पहले से रख चुकी थीं। कुछ ही समय में सब लोग किशन के घर में पहुंच गए। सब लोग खाना खाने लगे। कुछ ही समय में सब लोग खाना खा लिए भर पेट। किशन, खाना खा के तो बहुत मजा आ गया। तुम्हारी माँ तो लाजवाब खाना बनाती है। मुखिया जी, हमारी माँ रोज इसी तरह बनाती है। किशन, मुझे एक चीज चाहिए। तुम वो चीज मुझे दे सकते हो क्या? जी मुखिया जी, बोलिए, आपको क्या चाहिए हमसे? हमें तुम्हारा वो हिरण चाहिए। हम उसको ले जाएंगे अपने घर। किशनलाल मन में सोचने लगा। मुखिया जी, मैं भी तो यही चाहता था। कब आप मुझसे मांगेंगे? अब आप हमारी जाल में फंस चुके हो। अब हम आपको बताएंगे चतुराई किसे कहते हैं। ठीक है मुखिया जी, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आपको हमको इसके बदले 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। तब हम आपको वो हिरण दूंगा और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। ठीक है किशन, हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और ये लो इसके बदले में पैसे जो तुमने बोले हो। मुखिया ने किशन को 3000 सोने के सिक्के दिए। किशन उसे ले लिया। अब हम अपने दोस्तों में रोब जमाएंगे।
इस हिरण की वजह से। फिर वहां से चला गया उस हिरण के पास जहां उसने 2 और हिरण रखा हुआ था। वहां से एक हिरण लेकर आया और मुखिया जी को दे दिया। ये लो मुखिया जी आपकी हिरण। अब आप इसका ध्यान अच्छे से रखना। मुखिया जी और उनके साथी उस हिरण को लेकर जाने लगे। ये सब देखकर मन ही मन में किशन हंस रहा था। मुखिया जी तो सच में बेवकूफ है, जो हमारी बात मान गए, वो भी इतनी आसानी से। कुछ ही समय में घर पहुंच गए। उसे एक कोने में रख दिए पिंजरे में और घर के अंदर चले गए। अगले दिन मुखिया अपने हिरण को लेकर जंगल में घूमने निकल गए थे। उनके साथ में उसके 2 दोस्त भी थे। वो सब एक जगह खड़े होकर सब आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे श्याम भाई, और बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे धंधे में? क्या बताऊं लल्लन भाई, इस साल तो एकदम खराब गया। एक भी चीज ढंग से नहीं बिकी, सारा माल वैसे का वैसे ही है। और तुम्हारा क्या चल रहा है गांव में? मेरा तो इस साल भी अच्छे से गया। सब लोग लगान दिए और कुछ लोग तो पैसे भी दिए। इसलिए मैं शहर नहीं गया धान और गेहूं बेचने को। और ये बताओ, कब से तुमने हिरण पालने लगे हो अपने घर में? लल्लन भी कब से इंतजार कर रहा था कि कब श्याम इस हिरण के बारे में बोलेगा। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमको इसके बारे में बताने को। श्याम कुछ ही दिन हुए हैं और ये तो काफी समझदार भी है। जो हम इसे कहते हैं, ये सब बात मान लेता है जल्दी से। लल्लन, हम कुछ समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? ठीक है श्याम, मैं तुमको दिखाता हूं ये हिरण क्या क्या कर सकता है। लल्लन उस हिरण के पास जाने लगा। वहां पहुंचकर पिंजरे में से बाहर निकाल दिया और उसे आदेश देने लगा। हिरण जाकर एक मुर्गा पकड़ के ले जाओ घर और मालकिन को बोल देना कि आज खाने में चिकन और पकवान बना दे। आज घर पे हमारे दोस्त आ रहे हैं, खाने के लिए तुम जल्दी से जाओ। ये सब श्याम एक कोने से सब देख रहा था। लल्लन क्या बोल रहा है इस हिरण से? तभी हिरण जल्दी जल्दी भाग गया जंगल की ओर। लल्लन को लगा ये हमारे घर गया है बोलने के लिए। उसे पता नहीं अभी उसके साथ में छल हो रहा है। लल्लन इससे बिल्कुल अनजान था। दोनों घर की ओर जाने लगे। कुछ ही समय में घर पहुंच गए। लल्लन की बीबी घर के बाहर खड़ी थी। उसके सामने लल्लन आकर खड़ा हो गया और उसे बोलने लगा। अरे सुमन, तुमने सब कुछ बना दी हो ना? क्या मैंने सब कुछ बना दी हूँ? तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने तो हिरण को भेजा था तुम्हारे पास उसे बोल के चिकन और अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए। वो अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया क्या? अभी तक तो कोई भी हमारे पास नहीं आया है। और कैसे पकवान? अरे किशन, मैं तो तुझको नहीं छोड़ूंगा जिंदा। तूने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। मुझे धोखा देकर अब तू कहां तक जाएगा? कौन सा धोखा, और आपको किसने दे दिया? कल्लुआ, तू किधर मर गया रे? जल्दी आ मेरे पास। कल्लुआ जल्दी जल्दी लल्लन सिंह के पास गया। क्या हुआ मालिक? आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अभी इसी वक्त तुम सब चलो हमारे साथ में उस किशन के घर। उसने हमारे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। सब लोग लल्लन सिंह के साथ में जाने लगे। लल्लन सिंह काफी ज्यादा गुस्सा और चिढ़ सा गया हुआ था। आज तक किसी ने उसके साथ में ऐसा नहीं किया। इसलिए सबको लेकर किशन के घर के बाहर जा खड़ा हुआ और किशन को गुस्से से आवाज देने लगा। अरे किशन, तू बाहर आता है कि मैं आऊं अंदर? अंदर किशन बैठकर मुखिया जी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि मुखिया लल्लन सिंह जी उसके घर जरूर आएंगे बोलने के लिए। इसलिए पहले से ही तैयार था उसे क्या बोलना है। उठकर बाहर की ओर जाने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। लल्लन सिंह तो गुस्से से किशन की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने बोले, तुझे मैं क्या पागल लग रहा हूं जो तूने मुझे बेवकूफ बनाया वो हिरण बेचकर? चल ला मेरे पैसे। क्या हुआ मुखिया जी? मैं क्यों आपको पागल बनाऊंगा? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है जो मैं ऐसा कर सकूं आपके साथ में? कोई गलत फहमी हुई होगी किसी बात को लेकर। कोई गलत फहमी हुई है मुझे। तूने जो मुझे हिरण दिया था वो तो भाग गया। तूने तो बोला था ये सब कुछ बता देता है। मुखिया जी, मैंने आपके सामने उसे बोला था। उसने तो घर जाकर माँ को सब कुछ बोल दिया था ना। लगता है आपने कोई गलती की है, तभी वो भाग के आई ही हमारे पास। हमने ऐसी कौन से गलती कर दी जो भाग के यहाँ आया है? मुखिया जी, क्या आपने उसे खाना खिलाया कि नहीं अभी तक? हमने अब तक
कुछ नहीं खिलाया हूं। तुमने तो बताना ही भूल गए, उसे खाना चाहिए। लगता है मैं जल्दी जल्दी में आपको बताना भूल गया। उसे खाना बहुत पसंद है, इसलिए आपकी बात नहीं मानी। ठीक है किशन, अब से मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। मुखिया जी, आप यहीं रुकिए, मैं आपको लाकर देता हूँ। किशन वहां से चला गया। हिरण को लाने के लिए अब ये आखिरी हिरण बची हुई थी। मुखिया को लग रहा था कि सच में उसके घर आ गई होगी। कुछ समय में किशन आखिरी हिरण को लाया मुखिया के सामने। ये लो मुखिया जी, आपकी हिरण ले जाइए। मुखिया जी उस आखिरी हिरण को लेकर चले गए घर की ओर। कुछ ही देर में घर पहुंच गए। सुबह होते ही लल्लन सिंह अपने हिरण को उसे खाने को दिया। उसे भी देखते देखते वहां से भाग गया लंबी छलांग लगाकर। लल्लन सिंह कुछ कर भी नहीं पाया। कुछ समय बाद अपने नौकर को आवाज लगाई। कल्लुआ, तू कहाँ है? जल्दी आ मेरे पास। कल्लुआ जल्दी से दौड़ते हुए आया। क्या हुआ मालिक? आप क्यों चिल्ला रहे हो हमें? जाकर किशन को हमारे सामने लाओ। उसने हमारे साथ में फिर से धोखा किया है। तू जल्दी जा। कल्लुआ जल्दी जल्दी जाने लगा। किशन के घर वहां पहुंचकर उसने देखा तो वहां पे कोई भी नहीं है। हर कमरे को अच्छे से तलाश लिया। उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने आस पड़ोस से भी पूछा। उसके बारे में कोई भी नहीं बता पाया वो कहाँ गया हुआ है। चुपचाप वहां से चला गया मुखिया के पास। किशन और उसकी माँ गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले गए। किसी को बताया भी नहीं। उस गांव में जाकर एक सुंदर लड़की से शादी कर लिया। मुखिया सिर पे हाथ रख के बैठ गया। किशन की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। किशन अपनी माँ और बीबी के साथ में खुश रहने लगा। एक छोटे से गांव में देवराज नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो हमेशा गांव वालों के शोषण में रहता था। कोई भी उसे ढंग से बात तक नहीं किया करते थे। सब लोग उसको नीचा दिखाए बिना नहीं रहते थे। सबकी नजर में वो एक गरीब और भिखारी है। उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। वो कौन है, यहाँ तक गांव के सरपंच और सेठ को भी सभी को लगता था कि वो एक भिखारी है। देवराज एक बहुत बड़े धनी सेठ रतनलाल जी के एकलौते वारिश है। अपने पिताजी के वचन की वजह से उनको 6 माह के लिए गरीबी में जीना पड़ेगा, वो भी अपने परिवार के साथ में। ये वचन हर पीढ़ी को गुजरना होता है। शादी को कुछ महीने ही हुए थे, तब देवराज के पिताजी ने अपने बेटे से वचन लिए थे। देवराज, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, जो हर पीढ़ी को वो वचन निभाना पड़ता है, किसी भी हालत में। और यहां तक कुछ भी हो जाए, किसी को बताया भी नहीं जाता है। ऐसा कौन सा वचन है जो हर पीढ़ी को करना होता है? हम नहीं किए तो क्या हो जाएगा पिताजी? तुम नहीं किए तो तुमको ये हवेली छोड़ के जाना होगा, हमेशा के लिए। तुम्हें एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा इस जायदाद से। हम सब कुछ गांव वालों के नाम कर दूंगा। इतना बात सुनते ही देवराज के होश उड़ गए। ये क्या बोल दिए पिताजी ने? हमने मना कर दिए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम 6 माह तक किसी को भी नहीं बताएंगे हम कौन हैं। इसलिए देवराज गांव-गांव घूम-घूम के काम और खाने को मांगता रहता है। उसे कुछ मिल जाए। उधर उसकी पत्नी मीना, जो राजा की बेटी थी, वो भी गरीब और लाचार में जिया करती थी। उसे इस वचन की वजह से इन दोनों को अभी तो 2 महीने ही हुए हैं ये वचन लेकर। उधर रामू एक सेठ जी के घर के बाहर खड़े होकर आवाज देने लगा। सेठ जी, हमें आप कुछ काम दे देते तो आपका भला होता। मालिक, कोई भिखारी फिर से आ गया है दरवाजे पर। कहता है, काम दे दोगे तो आपका भला होगा। कौन है जो हमारा भला करना चाहता है? चलो चल के बाहर देखते हैं। सेठ जी और उनका नौकर रामू भी आया सेठ जी के साथ में। दोनों घर के बाहर आए, देवराज को देखने लगे। ये भिखारी फिर से आ गया है हमारे घर। लगता है आज का दिन खराब ही जाएगा। हर बार आ जाता है ये भिखारी। हटाओ इसे यहाँ से। मुफ्तखोरी के आदी हैं सब। ये क्या हमारा भला करेगा? पहले ये अपना तो कर ले भला, फिर हमें बोलना। देवराज शांत खड़ा रहा, सिर झुकाए, कुछ नहीं बोला।
लेकिन उसकी आंखों में कोई गहराई थी, जैसे सब कुछ देख के सह रहा हो। क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? भिखारी होकर भी तो हमारा भला करेगा। देखो रामू, ये भिखारी हमारा भला करेगा। मालिक, ये क्या आपका भला करेगा? इसकी हालत तो देखो कैसी है। जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है, यहां तक कि वो अपना भला नहीं कर सकता है, वो आपका क्या करेगा? रामू, तुमने सही कहा। ये तो खुद पता नहीं कौन से गांव से आया है यहां पर। लगता है वहां के लोग इसको मार के भगा दिए हैं, इसलिए वहां से यहां आया है। सेठ जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो हमें। हम गरीब हैं, लेकिन कभी भी किसी का कुछ छीन के खाया भी नहीं हूं। हमेशा मेहनत और भीख मांग के ही गुजारा किए है, लेकिन कभी गलत काम आज तक नहीं किया हूं। देख रहे हो रामू, इसमें अकड़ कितना है। ये हमें ज्ञान दे रहा है, और तेरी चाल ढाल में भी अजीब सा घमंड है। मालिक, इसके मुंह क्यों लग रहे हो? इसको तो धक्के मार के भगा दो। पता नहीं कहां से ये सुबह सुबह चला आता है यहां पर। तुमने सही कहा रामू, इसकी बातों से तो लगता है जैसे कोई राजा हो। जो जैसा देखता है वैसा ही समझता है सेठ जी, पर हर सच दिखाई नहीं देता। देखो तो कैसे जबान चला रहा है हमसे। तू जाता है या बुलाऊं पहरेदारों को? देवराज कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चल पड़ा। उधर मीना चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसके कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंच बची हुई थी। देवराज जब अंदर आया, वो मुस्कराई। आप आ गए। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया हमें खाने को? नहीं मीना, सेठ जी ने कहा है कि तुम कल आना हमारे पास। कुछ काम है, उसे कर देना। जो होगा मैं तुमको दे दूंगा। सच में सेठ जी तो बड़े अच्छे लगते हैं, जो आपको काम पे रखकर हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किए है। तुमने सही कहा मीना, सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं। सब लोगों से इज्जत से बात किया करते हैं। कल उन्होंने हमें जल्दी बुलाया है घर पे। हमें और धैर्य रखना होगा, और आप अपने आप को पहले संभालो। आपकी चाल ढाल की वजह से कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है, कहीं लोग हमारे बारे में छानबीन न करने लगे। ये लोग कहाँ से आए हैं इस गांव में, और क्या करने को? इस गांव में अभी तक तो हमें शक की नजर से कोई नहीं देखा है। सबको यकीन हो चुका है ये अब भिखारी है। और कोई बात नहीं, हमें विश्वास रखना होगा। हम सब ठीक कर लेंगे एक दिन। कड़ी मेहनत ही हमारे जीवन की संघर्ष है, और कुछ महीनों में हमारा जीवन भी बदल जाएगा, हमेशा के लिए। तुमने सही कहा मीना, ये गरीबी भी हमें कितना सताती है ना। आज तक गरीबों को सही से बात तक नहीं किए थे, और आज हम उसी में जी रहे हैं। हमें कितना बुरा लगता है कोई हमें इस तरह व्यवहार करता है हमारे साथ। यही जीवन का संघर्ष है, आज अमीर तो कल गरीब। इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। तुमने सही कहा मीना, हमें भी बहुत घमंड था अपने आप पर। जिस दिन इन सब को मालूम पड़ जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा हमारा। क्या सच में लोग जान पाएंगे कि जिसे वो भिखारी समझते थे, वही रतन हवेली का असली वारिस है? उन्हें जानने की जरूरत नहीं मीना, मुझे सिर्फ पिताजी से लिया गया वचन निभाना है। सुबह होते ही देवराज घर से निकलकर वापस से काम की तलाश में निकल पड़ा। मीना को लग रहा था कि आज सेठ जी देवराज को काम देंगे। हमारा घर अब कुछ दिनों के लिए अच्छे से चलेगा। उधर देवराज घर घर जाकर काम मांगता था। कोई भी उसे काम नहीं दिया करते थे। वहां से चला जाता था, तभी उसे गांव के एक कोने में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। घर के बाहर एक चारपाई पे बैठे हुए थे। उनके पास जाने लगा काम के लिए। कुछ ही समय में उनके पास पहुंच गया। बूढ़ा आदमी देवराज को देखने लगे। ये कौन है जो हमारे पास आया है? बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? चाचा, मैं इसी गांव में रहता हूँ, नदी के किनारे। मैं आपके पास कुछ काम मांगने को आया हूँ। हमें इस गांव में मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। आपके पास कुछ हो तो हमें दे देते तो अच्छा होता। ठीक है बेटा, मेरा कुछ सामान है जो यहाँ से वहां रखना है। तुम उसे रख पाओगे ना? हाँ चाचा, मैं उसे रख पाऊंगा। जो भी आपका सामान हो
ठीक है बेटा, नुकसान मत होने देना। वो सब मिट्टी का गमला है और काफी भारी भी हो चुका है। वहां उस कोने में रखना है ये सब। ठीक है चाचा जी, आप टेंशन मत लो, हम सब अच्छे से रख देंगे उस कोने में। देवराज सामान यहाँ से वहां रखने लगा। अच्छे तरीके से उठाकर गमला उस कोने में लेकर जाने लगा। उसे एक जगह पे अच्छे से रख दिया बिना गिराए। ऐसे करते करते कुछ ही समय में सब गमला रख दिया। बूढ़ा आदमी भी एक कोने से सब देख रहा था। कैसे काम कर रहा है देवराज? चाचा सब अच्छे तरीके से रख दिए हैं। और भी कुछ काम है तो वो भी बता दो, हम वो सब भी कर देंगे अभी। नहीं बेटा, अभी तो इतना ही काम था। कुछ रहेगा तो हम आपको बुला लेंगे। चाचा ने देवराज को कुछ पैसे दिए। वो उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। आज वो खुश मिजाज लग रहा है। काफी दिनों बाद उसे इस गांव में काम मिला है। चुपचाप घर की ओर जाने लगा। कुछ ही देर में घर पहुंच गया। मीना भी देवराज का इंतजार कर रही थी आने का। जैसे घर में आया, उसके चेहरे पे एक अलग सी झलक थी। सेठ जी ने आज आपको कुछ दिए कि नहीं, या वैसे ही भेज दिए? मीना, आज मुझे सेठ जी ने कुछ पैसे दिए हैं मेरी मेहनत के। आज मुझे लग रहा था कि आज मैं कुछ कमाया हूं इस जीवन में। आपका चेहरा ही बता रहा है। आज आप कितने खुश हो इसे पाकर। दोनों आपस में बात करने लगे। कुछ ही देर में रात हो गई। दोनों एक जगह पे सो गए। तभी उसी रात गांव में एक घटना होती है। गांव के मंदिर से एक बहुमूल्य मूर्ति चोरी हो जाती है। सबकी नजरें उसी गरीब भिखारी देवराज पर जा टिकती हैं। सबको लगता है कि देवराज ही होगा जो मूर्ति को चुरा लिया है। उधर देवराज और मीना दोनों अपने झोपड़ी में सो रहे थे। उन्हें कुछ पता भी नहीं गांव में क्या चल रहा है। सारे गांव वाले एक झूठ होकर सब बात करने में लगे हुए थे। कौन चुराया होगा मूर्ति को? लेकिन सबको ये नहीं मालूम है कि सेठ जी ने चुराया है। वो खुद कहीं सालों पहले डाकू मंगल सिंह के साथ में रहकर चोरी किया करते थे और सबकी नजर में वो एक धनी व्यक्ति और शरीफ किस्म के आदमी है। उनके ऊपर आज तक किसी ने नजर नहीं रखे। इतना सारा धन कहाँ से आता है? उन सब के बीच में सेठ जी भी थे। वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जरूर वही होगा। ये बाहर का आदमी है और दिन भर घूमता रहता है। वो तो एक भिखारी है। क्या सच में चोरी कर सकता है? क्यों नहीं वही है जो सबके घर घर जाकर भीख मांगता है और मंदिर में भी तो आता है। रोज सुबह को उसकी नीयत खराब हो गई होगी मूर्ति को देखकर। इतनी बहुमूल्य जो है उसे बेचकर काफी धन भी आ जाएगा। मालिक, आपकी बात तो सही है। हमें यह भी तो नहीं मालूम है ना वो कहां से आया है और उसका सच्चाई क्या है। उसे पकड़ो और सच्चाई सामने लाओ। दृश्य गांव का चौपाल। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी और पूरे गांव को जैसे एक बहाना मिल गया था अपने शोषण का गुस्सा निकालने का। उसे पकड़ो। वो ही था जो मंदिर के पास रात को मंडरा रहा था। हमें पहले ही शक था उस पर। न जाने कौन है वो। रामू, जाकर उसे पकड़ के लाओ। आज सच्चाई सामने आनी चाहिए। रामू और गांव के अन्य लोग देवराज के झोपड़ी की और जाने लगे। कुछ ही देर में रामू और कुछ गांव वाले झोपड़ी में घुस आते हैं। चुपचाप चलो। देवराज, तुम्हारी असलियत सामने लानी ही होगी अब। क्या किए है मेरे पति ने? कौन सी असलियत लानी है? जो आपके पति ने मंदिर से बहुमूल्य मूर्ति चुरा लिए है। अब हम सब गांव वाले आपके पति को सजा देंगे। सच कबूल नहीं किए तो। हमने कोई चोरी नहीं की है। आप सब हमें फंसा रहे हैं इस चोरी में। हम सब गांव वाले आपको फंसा रहे हैं। तुम ही हो जो इस गांव में कहीं से आए हो। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? आपके पास कोई सबूत है हमारे खिलाफ जो आप सब लोग हमारे घर पे आए हो? सबूत तो नहीं है देवराज, लेकिन आपको चलना होगा गांव के चौपाल पे। सरपंच जी ने बुलाया है। ठीक है, हम चलने के लिए तैयार है रामू। देवराज गांव वाले के साथ में चौपाल पे जाने लगा। गांव के अन्य लोग भी देवराज का इंतजार कर रहे थे। रामू के साथ में चौपाल पे पहुंच गया। देवराज को सबके सामने लाया गया। लोग चिल्ला रहे थे,
सजा दो, मूर्ति वापस करो। देवराज, तुमने बहुत बड़ी गलती किए हो मूर्ति को चुराकर। सरपंच जी, हमने कोई चोरी नहीं किए हैं। हमें कुछ भी मालूम नहीं है उस मूर्ति के बारे में। देवराज, अगर तुमने ये चोरी नहीं की हो तो साबित करो, वरना हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। सरपंच जी, आप हमारा विश्वास कीजिए। हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं है, और हमें इसके बारे में हमें कुछ मालूम भी नहीं है। तुमने नहीं चोरी किए हो तो फिर कौन हो सकता है जो उस मूर्ति को चुराया है? सरपंच जी, फिर तो हमें पता करना होगा कौन है वो व्यक्ति जो मंदिर से मूर्ति चुराने की गुस्ताखी की हो। हम सबको मिलकर उसके बारे में पता लगाना होगा। रामू, तुमने सही कहा। हम सबको मिलकर उस चोर का पता लगाना ही होगा, नहीं तो कितना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी इस गांव की। सरपंच जी, हम भी आप सबका साथ देंगे उसे पकड़ने में। इतना बोलकर वहां से चला गया घर की ओर। सरपंच जी और गांव के अन्य लोग सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है? सरपंच जी, आपने देखा देवराज को उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाई दे रहा था। लगता है सच बोल रहा है। तुमने सही कहा रामू, इसके चेहरे का आवो भाव सब ठीक ठाक ही था। अब हमें जल्दी से पता लगाना ही होगा कौन है वो व्यक्ति। इतना बोलकर सब लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगे। ऐसे ही करते करते कुछ महीने और बीत गए। किसी को भी उस चोर का पता नहीं चला। उधर सेठ जी बड़े आराम से अपने बंगले में आराम कर रहे थे। उनको भी मालूम है कि कोई भी हम पर शक नहीं कर सकता है। तभी उनके पास रामू आया कुछ काम से। मालिक, कितने महीने हो गए हैं, आज तक उस चोर का पता भी नहीं चल पाया। किसने चुराया है मूर्ति को? सबकी नजर अभी भी उस भिखारी पर टिकी है। वहीं किया होगा। तुमने सही कहा रामू। उसे भी मालूम है हम कबूल लेंगे तो सारे गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो आराम से घूम रहा है। आपने तो सही कहा मालिक। सरपंच जी भी अभी तक चोर का पता लगा रहे हैं। जैसे मिल जाए उसे सूली पे चढ़ा देंगे। उधर सरपंच जी गांव के पंडित से बातचीत कर रहे थे। कौन उस दिन आया था मंदिर में सबके जाने के बाद? सरपंच जी, उस दिन तो हमारे जाने के बाद सेठ जी आए थे। मंदिर में काफी देर तक एक जगह पे बैठे रहे। फिर वो कब गए हमें कुछ मालूम नहीं। पंडित जी, हम तो सेठ जी से कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। इतनी रात को आप मंदिर में क्या कर रहे थे? सरपंच जी, हमें ही कुछ करना होगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पंडित जी, हम इसका मतलब नहीं समझे। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये बोल रहा हूं आपको, आज से मैं सेठ जी पे नजर रखता हूं। कहीं उन्होंने तो नहीं चुराया है ना? आपकी बात तो सही है। कहीं उनको मालूम पड़ गया तो हम सबको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। आप उसका चिंता छोड़ दो। हमें मालूम है हमें क्या करना है। अगले दिन से पंडित जी सेठ जी के घर का चक्कर लगाने लगे। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत गया। तभी पंडित जी को सेठ के घर के पीछे एक छोटा सा घर जैसा कुछ था। उसी में सेठ जी मूर्ति रखकर भूल गए। पंडित ने देखा उधर कुछ चमक रहा है, उधर जाने लगे। जैसे पहुंचे मूर्ति को देखकर दंग रह गए। हमें तो पहले से ही शक था सेठ जी का ही काम होगा इसे चुराने में। उधर सरपंच जी सबको इकट्ठा करके बोलने लगे, अब बहुत हुआ। अब हमें देवराज को गुनाहगार मानना ही होगा। उसी ने चुराया है। अब हम सबको उसके घर जाकर पकड़ना होगा। सब लोग देवराज के घर जाने लगे सजा देने के लिए। कुछ ही देर में पहुंच गए उसके घर के बाहर। देवराज कहाँ हो? अब तुम नहीं बच सकते हो। दोनों घर के बाहर आए, सब लोगों को देखने लगे। आज ये सब हमारे घर क्या करने को आए हैं? और सरपंच जी इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं हमें? अब तुम्हारा खेल बहुत हुआ देवराज। अब तुमको सही सही बोलना होगा कि वो मूर्ति कहाँ है जो तुमने चुराया है। मीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन देवराज ने उसका हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं मीना, अब समय आ गया है कि सब कुछ सामने आ जाए। देवराज घर के अंदर गया, अपने हाथ में एक झोला लाया। उसमें कुछ दस्तावेज थे। देवराज ने गहरी सांस ली और अपने झोले से कुछ पुराने दस्तावेज निकाले। ये देखिए, ये हवेली के असली मालिक सेठ रतन लाल जी के दस्तखत हैं। और ये वचन पत्र है
जिसमें लिखा है कि मुझे 6 माह गरीबों की तरह जीना होगा, बिना अपनी पहचान उजागर किए। क्या? ये तो सेठ जी के दस्तखत हैं। ये तो रतनलाल जी का बेटा है। तभी अचानक मंदिर के पुजारी आते हैं। सब रुकिए। मूर्ति हमें गांव के बड़े सेठ के घर के पीछे झाड़ियों के बीच में एक छोटा सा घर है, उसी में मिली है। वो खुद चुरा कर देवराज पर इल्जाम लगवाना चाहते थे। भीड़ सन्न रह गई। देवराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम तुम्हें बिना जाने ही दोषी ठहराते रहे। मैंने वचन निभाया, लेकिन आपने तो इंसानियत को ही खो दिया। अंतिम दृश्य 6 माह बाद देवराज और मीना वापस हवेली में रहते हैं। गांव वाले अब उन्हें आदर से देखते हैं, लेकिन जब कोई नया आदमी गांव में आता है और पूछता है वो कौन है, तो गांव वाले मुस्कुराकर कहते हैं, वो है देवराज, जिसने हमें हमारी सोच का आईना दिखाया।